हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। द हॉरर सिटिंग्स के एपिसोड नंबर 5 में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की जो कहानी है वह हमें नेहा गुप्ता नामक एक लड़की ने भेजी है, जो कि आज की कहानी में उसी की ज़ुबानी आपको बताऊंगी जैसे नेहा ने हमें लिखकर भेजा है। उस ज़माने में जब मौसी जवान हुआ करती थी, आज से करीबन 45 साल पहले की यह कहानी है। मेरी मौसी बला की खूबसूरत थी, लंबे काले बाल, चेहरा ऐसा कि सब देखते रह जाए। उनकी शादी भी मेरे मौसा जी से हुई। गांव में धूमधाम से शादी हुई। नई दुल्हन की तरह उन पर ढेर सारे बंधन थे। अकेले बाहर मत जाओ, अंधेरा होने के बाद घर में रहो, नदी नहर के पास मत भटको। तुम्हें पता है ना, गांव में कितने नियम कायदे और अंधविश्वास होते हैं। लेकिन मौसी थोड़ी जिद्दी स्वभाव की थी, चुपचाप बैठने वालों में से नहीं थी। शादी के कुछ हफ्ते बाद वह अपने मायके गई। वहां से उन्हें अपने गांव के कुलदेवी के मंदिर में जाना था, जो कि उनके ससुराल में था। यह एक बड़ा रिवाज था उनके ससुराल का, नई जिंदगी के लिए आशीर्वाद लेना। गांव शांत था, खेतों और एक टेढ़ी मेढ़ी नहर के बीच बसा हुआ था। खूबसूरत था लेकिन थोड़ा डरावना था, खासकर जब सूरज ढलता था। उस समय गांव में न शौचालय हुआ करते थे और न ही बाथरूम। सबको, यहाँ तक कि मेरी मौसी को भी खेतों में ही जाना पड़ता था। नई दुल्हन होने की वजह से वह थोड़ी झिझक रही थी, लेकिन सुबह सुबह जब कोहरा अभी जमीन पर रेंग रहा था, वो चली गई। जब वह खेत से लौटी, कुछ अजीब थी। वो ज्यादा बोली नहीं, लेकिन उनका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें जैसे कहीं खोई हुई हो। मौसी की सास ने देखा, लेकिन सोचा शायद नई दुल्हन को थकान हो गई है। मौसी ने भी कुछ नहीं कहा और दिन गुजर गया। लेकिन यह तो बस अभी शुरुआत थी। 2-3 दिन बीतने के बाद मौसी की छोटी ननद ने कहा, चलो भाभी, नहर पे घूमने चलते हैं। वहाँ बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे हैं। मौसी थोड़ी हिचकिचाई। नहर दूर थी और उनकी सास बड़ी ही सख्त थी। नहीं नहीं, उन्होंने मना कर दिया। नई दुल्हन को पानी के पास नहीं जाना चाहिए और अंधेरा होने से पहले तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ननद की जिद पकड़ ली और मौसी उसे निराश करना नहीं चाहती थी, इसलिए उन सभी ने सास के सामने काफ़ी रिक्वेस्ट करी। सास ने आखिरकार हार मान ली और कही, ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी वापस लौट आना। तो दोनों निकल पड़े। मौसी अपनी चमकीली लाल साड़ी में और ननद लगातार बकबक करती हुई रास्ते से जा रही थी। नहर के पास पहुंचे दोनों। पानी धूप में चमक रहा था, लेकिन वहाँ कुछ तो अजीब था, एक ऐसी शांति जो स्वाभाविक नहीं लगती थी। ननद कुछ गांव के बच्चों से बात करने में व्यस्त हो गई और मौसी अकेले नहर के किनारे बैठ गई। वह पानी को देख रही थी जैसे खो गई हो। पानी इतना शांत था कि उसमें आसमान का प्रतिबिंब दिख रहा था और कुछ भी नहीं। कुछ काला, बिना आकार का, जो पानी के नीचे छिपा हुआ कुछ ऐसा था जो मेरी मौसी को दिखाई दिया। जब मौसी की ननद वहाँ लौटी तो मौसी पहले के जैसे स्वाभाविक आचरण नहीं कर रही थी। उनकी आंखें धुंधली थी, हरकतें धीमी, जैसे नींद में चल रही हो। ननद पूछती है, भाभी आप ठीक तो हैं? लेकिन मौसी ने बस हल्का सा सिर हिलाया और बोली, चलो घर चलते हैं। सूरज ढलते ढलते वह घर लौट आई। उसी रात मौसी ने कुछ नहीं कहा, सीधे बिस्तर पर गई और गहरी अजीब सी नींद में सो गई। घंटों बीत गए, पूरा दिन बीत गया, वह उठी नहीं। उनका शरीर बुखार से तप रहा था, लेकिन वह हिली तक नहीं। ना खाना खाया, ना पानी पिया और ना ही आंखें खोली। उनकी सांसें धीमी थी और कभी कभी ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ बुदबुदा रही हो। शब्द तो कुछ समझ नहीं आ रहे थे, परंतु बड़बड़ाए जा रही थी। पूरा परिवार घबरा गया। गांव के डॉक्टर को बुलाया गया। उसने इंजेक्शन दिए, दवाइयाँ दी, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। 3 दिन बीत गए। मौसी बस बुखार में तप रही थी, चुपचाप हो चुकी थी, एकदम कमज़ोर, जैसे जिंदगी उनसे निकल रही हो।
मौसी के ससुर बड़े ही समझदार व्यक्ति थे। उन्हें कुछ शक हुआ। उन्होंने अपनी छोटी बेटी यानी मौसी की ननंद को बुलाया और सख्ती से पूछा, तुम लोग कहाँ गई थी? डरते डरते ननंद ने बताया कि वे लोग नहर के पास गई थी। ससुर जी का चेहरा गंभीर हो गया। वो जगह? उन्होंने धीमे से कहा, वहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, उस पर कुछ साया है। गांव में जब दवा काम नहीं करती तो लोग ओझा के पास जाते हैं। ओझा एक बूढ़ा आदमी था जिसके चेहरे पे झुर्रियों से भरी हुई थी, आंखें ऐसी जैसे वो इस दुनिया से परे देख सकता हो। वह अपने झोले में जड़ी बूटियां, तावीज और एक छोटा ढोल लेकर आया। मौसी को देखते ही उसने सिर हिलाया। यह नहर से आया है, उसने कहा। कुछ उसका पीछा करके आया है। एक साया वो इसके साथ चिपक गया है। यह सुनते ही पूरा परिवार डर गया, लेकिन मेरे मौसी के पति यानी कि मेरे मौसा जी जो कोलकाता से बिलोंग करते थे, उन्हें इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वे इन सबको बकवास मानते थे। वे बोले कोई भूत प्रेत नहीं होता, वह बीमार है बस, और मैं उसे कल ही कोलकाता लेकर जाऊंगा। वहां जाकर उसका इलाज होगा और वह ठीक हो जाएगी। परिवार के मना करने के बावजूद उन्होंने सामान बांधा और मौसी को जबरन कोलकाता लेकर आने के लिए ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन में मौसी मूर्ति की तरह बैठी थी। एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। उनकी नजरें ऐसी जैसे कुछ देख रही हो जो बाकी किसी को ना दिखे। कोलकाता आते ही बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया गया। टेस्ट, दवाइयाँ, स्कैन, कुछ भी काम नहीं आया। उनका बुखार कम हो ही नहीं रहा था और वह दिन के दिन कमज़ोर होते जा रही थी। हताश होकर मौसा जी ने मेरे नाना जी यानी मौसी के पिताजी को खबर दी। मेरे नाना जी अंधविश्वास में यकीन तो नहीं करते थे, पर फिर भी उन्हें यह चीज़ सामान्य नहीं लगा। उन्होंने भी मजबूरन एक तांत्रिक को बुलाया जो अदृश्य ताकतों से निपटने में माहिर हुआ करता था। तांत्रिक कोलकाता के उनके छोटे से फ्लैट में आया। साथ में एक पीतल का लोटा, धूप और कुछ अजीब सी जड़ें लाया। उसने मौसी को देखा और सिर हिलाया। यह शरीर की बीमारी नहीं, कुछ साया है लड़की पर, बड़ा जो कि बहुत ही ताकतवर है, जल्दी कुछ करना होगा। इस बात को सुनकर सारे घर वाले घबरा गए। मौसा जी ने पूछा, अब क्या किया जा सकता है? तांत्रिक ने बताया, इस अमावस्या की रात हमें कुछ क्रिया करनी होगी। अमावस्या की रात आई, कमरे को तैयार किया गया, मोमबत्तियां जलाई गई, खिड़कियां बंद की गई। मौसी के बिस्तर को चारों ओर नमक और हल्दी की रेखा से खींची गई। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज़ तूफान की तरह ऊपर नीचे हो रही थी। हवा भारी हो गई। मोमबत्तियां की लौ ऐसी हिलने लगी जैसे कोई न कोई दिखने वाला हो। मौसी जो बिस्तर पर लेटी थी अचानक तड़पने लगी। उनका शरीर अजीब तरह से हिल रहा था। उंगलियां हवा में पंजों की तरह खींच रही थी। फिर वह बोली, लेकिन वो उनकी आवाज़ नहीं थी। वह गहरी, भारी किसी मर्द की आवाज़ थी। ऐसी आवाज़ जो सबके रोंगटे खड़े कर दे। उसे छोड़ दो, वो अब मेरी है। परंतु तांत्रिक फिर भी न रुका। उसने मंत्र और तेज पढ़े। पीतल के लोटे से पवित्र जल छिड़का। मौसी का शरीर बिस्तर के ऊपर उठ गया। उनकी आंखें उलट गई, सिर्फ सफेदी दिख रही थी। वो आवाज में अजीब सी हंसी थी, एक डरावनी खोखली हंसी। तुम उसे मुझसे नहीं ले सकते। मैंने उसे पानी के पास देखा था और अब वह मेरी है। यह सुनते पूरा परिवार डर से कांप रहा था, लेकिन तांत्रिक डटा रहा। उसने जड़ी बूटियों का एक गट्ठर जलाया। कमरे में तीखी गंध भरी धुआं छा गई। उसने एक तावीज मौसी के माथे पर रखा और वह जोर से चीखी, ऐसी चीख जो इंसानी नहीं थी। खिड़कियां कांपने लगी और सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गई। अंधेरे में आवाज गूंजी, मैं कभी नहीं जाऊंगा, यह मेरी पत्नी है, मैं इसे साथ लेकर ही जाऊंगा।
लेकिन तांत्रिक रुका नहीं। घंटों तक उसने मंत्र का जाप किया, नीम की टहनियों से मौसी को हल्के से मारा, उस आत्मा को जाने का आदेश दिया। आखिरकार सुबह तक यह कार्यक्रम चला। सुबह होने से पहले ठीक मौसी ने एक तेज चीख मारी और ढेर हो गई। कमरा शांत हो गया, हवा हल्की हो गई, वह दबाव गायब। जब मौसी ने आंखें खोली, उनकी आंखों में पानी थी। वह कमजोर थी, भटकी हुई, लेकिन वो मौसी ही थी। तांत्रिक ने बाद में बताया कि वह आत्मा एक बेचैन पुरुष की थी जो सालों पहले नहर में डूब गया था। मौसी की खूबसूरती पर उसका दिल आ गया था और नई दुल्हन की कमजोर होने के कारण उसने उसे अपने बस में कर लिया। वह खेत से उनका पीछा कर रहा था और नहर पर उसे मौका मिल गया। अब मौसी सुरक्षित थी। तांत्रिक ने कहा, अब डरने की कोई भी बात नहीं है। उन्होंने एक तावीज दिया और बोला, अब नहर के पास कभी भी इसे मत जाने देना। मौसी ठीक हो गई, लेकिन वह पहले जैसी कभी नहीं रही। उन्होंने गांव वापस जाने से मना कर दिया और आज भी वह नदियां नहरों से दूर ही रहती हैं। कभी कभी देर रात को वह कहती हैं, उन्हें कोई उनका नाम पुकारता सुनाई देता है, हल्की सी आवाज में, जैसे पानी के गहरे नीचे से कोई आवाज आ रही हो। तो फ्रेंड्स, यही थी कहानी जो कि नेहा गुप्ता जी ने हमें भेजी थी और यह उनकी खुद की मौसी के साथ घटित कहानी है। तो आई होप आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास भी इसी तरीके की कहानियों का स्टॉक है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल आईडी में हमें लिखकर अथवा बोलकर शेयर कर सकते हैं। सो अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।